पछि उसको स्तरोन्नति भयो, पछि साइकलमा जानु, मोटरसाइकल, सानो गाडी, त्यसपछि अब त फ्लिट अफ भेहिकल्स चुनावैकन करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो त्यहाँ चुनाव जित्नको लागि। भनेपछि बिस्तारै पलायो। अब यो इलेक्सनले चाहिँ टेक ओभर गर्यो, इलेक्सनलाई उसले टेक ओभर गर्यो, पैसाले टेक ओभर गर्यो, न्यू मिडल क्लासले टेक ओभर। त्यो ठ्याक्कै गालीको ऐना जस्तै हाम्रो लागि पनि त्यो। त्यस कारण यो पुगेन, त्यतिले मात्रै पुगेन। अनि हुनाजीले नै आदेश दिनुभयो, हाम्रो अध्यक्षजीले, ल किनकि एउटा सानो प्रोग्राम चाहिँ हामी गरौँ, अलिकति पढाइ लेखेका साथीहरू जो नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अझ प्रोफेसर आनन्द कुमारले अझ उहाँले अन्तर्दृष्टि अलिकति फैलाउने हिसाबले यहाँ लिन सक्नुहोस् भनेर एउटा कार्यक्रम गरौँ, त्यही आधारमा हामी यो कार्यक्रम गरिआयौँ। त प्रोफेसर आनन्द कुमार उहाँ बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेश गान्धीसँग बडा नजिक यो जग्गा हो, नजिकसँग उहाँले बसेर काम गर्नुभयो। नेपालको आन्दोलनमा गर्नुभयो, बनारसमा उहाँको चाहिँ बिएचयुमा उहाँ प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि जिएनयुमा उहाँ प्रोफेसर रहनुभयो, सिकागो युनिभर्सिटीमा उहाँले प्राध्यापन गर्नुभयो र अत्यन्तै म चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अहिले शङ्करजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु योभन्दा थप उहाँको अलिकति उहाँको योभन्दा थप परिचयका लागि म शङ्करजीलाई अनुरोध एकचोटि गर्ने नै छु। त यही सिलसिलामा हामीले आज हाम्रो लागि एकल नायकको रूपमा प्रोफेसर आनन्द कुमारजीलाई यहाँ स्वागत गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु र कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानका तर्फबाट म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आसन ग्रहणका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष होमनाथ दाहाजीलाई यहाँ आउनुको लागि अनुरोध गर्दछु। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय दमनजीलाई अगाडि नै आएर आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो नायक प्रोफेसर आनन्द कुमारजीलाई अगाडिको सिट आएर यहाँनिर आएर बस्नु। मे आई रिक्वेस्ट नेपाली कङ्ग्रेसको नेता शङ्कर तिवारीजीलाई प्रोफेसर आनन्द कुमारजीको बारेमा, जो शङ्कर तिवारीजी धेरै समयसम्म आनन्द कुमारजीको सङ्गतमा रहनुभयो, जेएनयुमा पढ्दाखेरिमा शङ्कर तिवारीजीले आनन्द कुमारजीको सान्निध्यता, उहाँको विद्वत्ताबाट प्रशस्त फाइदा उठाउनु भयो र उहाँ चाहिँ अत्यन्तै नजिक पनि हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामीभन्दा धेरै जानकार हुनुहुन्छ उहाँको लागि। की पोइन्ट्सहरू आफ्नो राखिदिनुको लागि म शङ्कर तिवारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच आदरणीय विनोद दाई, यस कार्यक्रमका सभापति आदरणीय होमनाथ दाई, विशेष आदरणीय दमन दाजु, आजका विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर आनन्द कुमार लगायत मेरो अगाडि रहनुभएका मनमोहन दाईको अगाडि भाषण दिने काम त इज वान अफ द फाइनेस्ट स्पिकर्स ओराटर्स आर इभर मेड इन माई लाइफ। सबै आदरणीय दाजुहरूलाई नेपालको सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवनमा देखिने सबैजनालाई स्वागत गर्छु। अ भेरी वार्म गुड मर्निङ। आज हामी यो भदौ 24 गते पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आनन्द सरलाई विशिष्ट वक्ताको रूपमा किनोटिसको रूपमा बोलाउने भइसकेपछि त्योभन्दा पहिला नै 2 महिना अगाडिदेखि मैले सरलाई अक्टोबर 2को कार्यक्रममा आउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। उहाँले हुन्छ भन्दै फेरि पार्टीमा ल्याउनै पर्यो भन्ने भयो र उहाँले त्यसमा मिलाउनु भयो। त्यसपछि अक्टोबर 2 आउने कि के गर्ने भनेको होइन, आउने म मिलाउँछु भन्नुभयो। अनि मलाई त्यति बेलै विनोद दाइले उहाँको एउटा व्याख्यान गराउन मन छ भनिसकेपछि सरको टाइम माग्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ किशनजीकोमै प्रिमाइसमा एउटा क्वालिटी प्रोग्राम दिग्गजहरूसँग बसेर सानो प्रोग्राम उपयुक्त हुन्छ भनेर विनोद दाइलाई त्यति बेलै कन्सेन्ट दिएको थिएँ। यसरी आज यो कार्यक्रम सम्भव भएको छ। थ्याङ्क्स फर नाइस कोनेटिङ विनोद दाइहरू। किनकि आनन्द सरको उहाँले किशनजीको परिवारसँग बनारसदेखि नै जोडिएको कारणले पनि उहाँको यो नेपालसँगको रिस्ता सबैभन्दा क्लोज हुन कारण त्यो पनि छ। र आजको मूलभूत विषय यो लोकतान्त्रिक समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद हामीले जे भन्छौँ, मैले उहाँसँग 2टा इन्टरभ्यू गरेको थिएँ। एउटा चाहिँ हामीले त्यो विचार विशेषमा छाप्यौँ, पछि समतामा छाप्यौँ। त्यति बेला म जेएनयुमा भर्ना हुनुभन्दा पहिला कुरा थियो। जेएनयुमा भर्ना भइसकेपछि फेरि उहाँसँग अझै सत्सङ्ग गर्ने अवसर पाएँ र उहाँको जति राइटअपहरू आउँथ्यो त्यो फलो गर्थेन र उहाँलाई 10 मिनट 5 मिनट कुनै पत्रकारले बोल्यो भने, फोन गऱ्यो भने उसले अर्को साइडबाट 10 मिनट भेट्दापूर्वक टिपेर त्यो भोलिपल्ट लेखको रूपमा आउँछ।
त्यति प्राञ्जल शैलीले उहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ, लेख्न भन्न सक्नुहुन्छ। कुनै एडिटिङ गर्नु पर्दैन, कुनै अक्षर प्रयोग गर्नु पर्दैन। त्यसरी उहाँले त्यति क्लियरिटी। अस्ति पार्टी कार्यालयमा उहाँले झन्डै 35 मिनट बोल्नुभयो, कुनै चिट पनि थिएन, केही पनि थिएन भनेको। त्यति त्यो फ्लुइडिटी, त्यति त्यो लिक्विडिटीसँग उहाँको एकदमै त्यो क्लियरिटीसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै कुरा पचाएको भएर त्यो ज्ञानलाई बुझेको त्यो सम्भव हुन्छ। र उहाँले आजको जुन विषय छ लोकतान्त्रिक समाजवाद, तान्त्रिक समाज हामी जे भन्छौँ, यो साउथ एसियामा सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलको जुन र एसियन सोसियलिस्ट कन्फरेन्स त्यो सबै झगडा भयो, जे भयो, त्यो सबै कुरा उहाँले नजिकबाट देखेको। र गान्धी, जेपी, लोहिया अनि बिपी, यो चारवटा मेजर फिगरहरू साउथ एसियाको सोसियल डेमोक्रेसीको कुरा गर्दाखेरि त्यो सबैको बारेमा केहीलाई नजिकबाट देखेको, गान्धी बाहेक बाँकीलाई। र त्यसरी त्यही बारेमा उहाँले डेसिमेन्ट गरेको। मैले उहाँलाई सोध्दै थिएँ, यो समाजवादी हुने भनेको एकैचोटि हो, गान्धीमा पुग्नलाई त्यो के थियो बिचमा ग्याप भनेर सोधेको थिएँ मैले। गान्धी वाज कमन इन्सपिरेसन। गान्धीबाट दुईवटा भङ्गालो भयो, एउटा नेहरूको भङ्गालो भयो, त्यसपछि जेपी र लोहियाको भङ्गालो भयो। जेपी गान्धीसँग मिल्न जानुभयो, सरी जेपी फेरि नेहरूसँग मिल्न जानुभयो, फेरि भङ्गालो भयो। हामी चाहिँ लोहियाहरूतिर थियौँ। म त जेपीतिर लागेको चाहिँ 1970s पछि जब उहाँ चाहिँ इन्दिराको खिलाफमा हुन्छु भनेर तयार, त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ जेपीको नजिकमा रहेर काम गर्न सुरु गर्नु भनेर भन्दै हुन्थ्यो उहाँले। भनेको त्यो इन्डियाको पछि लोहियाले भनेको कुरा आयो होइन, कास्ट डोमिनेन्ट भएर आयो र त्यसले पनि सही परिणति दिएन। त्यसका जो चेहराहरू थिए, मुलायम सिंह यादव, लालू यादवहरू, नीतिश कुमारहरू, सबै साथीहरू, सहपाठीहरू भनेको त्यो सबै कुराले खास परिणाम दिएन। त्यो सबै कुरामा साक्षी हुनुहुन्छ। त्यो बारेमा चाहिँ अस्ति हामीले पार्टी कार्यालयकै लेक्चरको पार्ट 2 जस्तै हुने गरी त्यो कसरी कता डिबेट भएर गइरहेको छ। जस्तो हामीलाई पनि नेपालमा हामी अब प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने शब्द युज गर्ने कि सामाजिक लोकतन्त्र युज गर्ने, डेमोक्रेटिक सोसियलिज्म और सोशल डेमोक्रेसी। मैंने सरलाई सोचेको थिएँ, सरले क्यों भन्दाखेरि देखो ये जहाँ भी उसका अभ्यास हुआ है कि जिस सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजर के आगे आए हैं उनको सोशल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। नेपाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए डेमोक्रेटिक सोसियलिज्म ही अच्छा होगा। सरले मलाई त्यति बेला त्यसरी त्यो क्लियर पार्नुभएको थियो। अहिले ग्रिसको अर्थमन्त्री याक्सा मुफुक यस्तै के नाम छ, उनीहरू सबैले डेमोक्रेटिक सोसियलिज्म शब्द युज गरिरहेका छन्। हाम्रो त शब्द पनि झगडा हुन्छ फेरि है, त्यो नेताहरूको झगडा छ। मूल कुरा जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा बाँकी कुरामा हामी झगडा गरिरहेका हुन्छौँ। कसरी समाजवादी आन्दोलन बिग्रियो फुल्क्यो र कसरी हामीले चाहिँ फेरि यसलाई नयाँ शैली लिएर जान सक्छौँ र कङ्ग्रेसको स्थापना कालको सेन्टर टु लेफ्टको जुन फिलोसोफी हो त्यसलाई कसरी पक्रेर फेरि इन्डियाले पनि यहाँबाट केही पाठ लिन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। भनेको यहाँ जुन किसिमको रिप्रेजेन्टेसन भएको छ समावेशका कारणले त्यो चाहिँ इन्डियामा पनि छैन। त्यो सबै कुराबाट उहाँले बारम्बार यो कुराहरू उहाँ पनि भन्नुहुन्छ, यहाँ पनि भन्नुहुन्छ। त्यो सबै कुराहरू प्रकाश पार्न आग्रह गर्दै मेरो छोटो स्वागत मन्तव्य। सरको बारेमा खास अब मैले धेरै जान्नु जरुरी छैन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ सुरुमै, विनोदले भन्नुभयो त्यो जुन प्रदीप गिरीले लेखेको लेखकहरूमा बिपी गोयललाई बुझ्नलाई आचार्य नारायणले पनि बुझ्नै पर्यो, गान्धी पनि बुझ्न पर्यो, जेपी पनि बुझ्न पर्यो, लोहिया पनि बुझ्न पर्यो। त्यो सबै डेडिएसन, त्यो सबै उहाँलाई राम्रो थाहा छ। त्यो सबै आज हाम्रा यो लर्न अडियन्सलाई उहाँले आज फेरि प्रकाश पार्नुहोस् भन्दै मेरो पनि दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। यो अनुभवी काङ्ग्रेस नेताहरूको यो तरिका हो। मैले घडी हेरिरहेको थिएँ, शङ्करजीले आफ्नो भनाइ ठ्याक्क टाइममा सिध्याउनु। धन्यवाद शङ्करजी। अब मैले दमन दाईसँग अघि भर्खर सल्लाह गरेका थिएँ, दमन दाई के गरौँ, सुरुमै दमन दाईहरूको अभिभाषण राखौँ कि होइन। हाम्रो गेस्टलाई सबभन्दा पहिले राख्नुहोस्। गेस्टलाई नै म अनुरोध गर्दछु। प्रोफेसर आनन्द कुमारजी, you have to deliver as per our invitation. You are requested to address either in Hindi or English or Nepali. Hindi would be more comfortable for our friends over here. तो आप लोकतांत्रिक समाजवाद और पॉपुलिज्म, जो अभी पॉपुलिज्म का जो राइज हो रहा है, और पॉपुलिज्म वर्सेस लोकतांत्रिक समाजवाद वर्सेस पॉपुलिज्म, व्हाट मे बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, भविष्य में क्या होगा। तो इस तरह से आपको हमको प्रशिक्षित करना होगा। आपके लिए 1 घंटे का समय है। मुझे लगता है वो कुछ कम पड़ा तो
आयोजक से हम ले लेंगे, परमिशन ले लेंगे 10-15 मिनट और वो करने के लिए, लेकिन हमको पूरा प्रशिक्षित कर दीजिएगा। नहीं, स्वागत होगा, स्वागत हमने किए। संस्थान के निमंत्रण पर आए हुए आप सभी भाइयों और बहनों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोगों के लिए जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, समाजवाद एक जरूरी शर्त है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए लोकतंत्र अपने आप में एक पर्याप्त व्यवस्था है, जहां राजनीतिक समानता हो, आर्थिक और सामाजिक समानता का सवाल बाजार पर छोड़ दिया जाए, काल गति पर छोड़ दिया जाए, समाज व्यवस्था पर छोड़ दिया जाए और दुनिया पर छोड़ दिया जाए। लेकिन हम लोग जो लोकतांत्रिक समाजवादी धारा को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका ये मानना है कि राजनीतिक समानता बिना आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती। उसमें गैर बराबरी बढ़ती है और उस गैर बराबरी को संभालने के लिए फिर राजनीतिक समानता पर हमला होता है और एक तरह का अधिनायकवाद आ जाता है, जिसमें मध्यम वर्ग को तो लाभ है, लेकिन जो व्यापक समाज है, श्रमजीवी समाज है, किसान है, मजदूर है, निम्न मध्यम वर्ग है, छोटा व्यापारी है, जो वंचित समाज है, उसकी सुनवाई नहीं रहती है। दूसरी तरफ किसी भी समाज को हमेशा एक व्यवस्था की तलाश रहती है। कहा जाता है कि मनुष्य नियम बनाने वाला जीव है। बच्चों को भी अगर आप खेलते देखिए तो थोड़ी देर में बच्चे आपस में तय कर लेते हैं कि क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। और समाज में तो बिना नियम के चलते ही नहीं है, बल्कि नियम की रक्षा के लिए कभी कभी समाज के प्रगति को रोक दिया जाता है। नीड ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरली सोसाइटी is a basic demand from those who are in comfortable situation, जिनको समाज में अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी जरूरतों के लिए रोज संघर्ष नहीं करना है, उनको फिर व्यवस्था चाहिए। तो अगर सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया, शहर बंद कर दिया, कोई हड़ताल कर दी, रेल रोक दिया, बस रोक दिया, तो जिन्होंने रोका उनको तो अपने हक के लिए समाज का समर्थन चाहिए, लेकिन जिनको उस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो उसको अराजकता कहते हैं, उसको अव्यवस्था कहते हैं। और इसी का लाभ उठा करके जो सत्ता की, कहिए सत्ता के खेल में जो लोग होते हैं, वो राष्ट्रीयता के नाम पर, एकता के नाम पर व्यवस्था को बनाने का दावा करते हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक समाजवाद की चर्चा करना ज़्यादा प्रासंगिक है भारत की तुलना में, क्योंकि नेपाल की और भारत की यात्रा समाजवादी समाज बनाने के सिलसिले में एक जैसी रही। ये अलग बात है कि नेपाल ज़्यादा सफल रहा, नेपाल में ज़्यादा कष्ट भी उठाना पड़ा। लोकतांत्रिक समाजवादी ताकतों को भारत की आज़ादी के बाद कुल 19 महीने की तानाशाही झेलनी पड़ी, लेकिन आपके यहाँ तो 1950 और आज के बीच में कितनी बार झूले की तरह से कभी लोकतंत्र मजबूत हुआ, कभी राजाशाही चली, और बीच में तो गृह युद्ध की स्थिति थी। आपकी ज़्यादा परीक्षा हुई, लेकिन आज किशोर भट्टराई जी जैसे नायकों को याद करते समय ये कहना जरूरी है कि भारत के लोकतांत्रिक समाजवादी नेताओं की तुलना में नेपाल के नेताओं का इतिहास ज़्यादा सफलता का, ज़्यादा आकर्षक का रहा। बीपी कोइराला, किशोर भट्टराई, गणेश मान सिंह, गिरिजा कोइराला से लेकर के अभी जो नेतृत्व है, वो सब के सब भारतीय समाजवादियों से ज़्यादा सफल रहे। भारत और नेपाल में 3 बड़े फर्क थे। एक तो फर्क ये था ही कि आप लोगों को कभी विदेशी गुलामी का सामना नहीं करना पड़ा। विदेशी गुलामी से जो विकृति समाज में आती है, वो अद्भुत प्रकार की होती है। कॉलोनियल माइंड, राजनीतिक आज़ादी के बावजूद दिमागी गुलामी से छुटकारा नहीं मिलता। आत्मविश्वास का अभाव। तो भारत में एक प्रक्रिया चली
जो अंग्रेजों के जाने के बाद आज भी जारी है, उसको कहा गया वेस्टर्नाइजेशन, जिसको गांधी ने रोकने की कोशिश की, लोहिया ने रोकने की कोशिश की, जयप्रकाश विनोबा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आंधी की तरह से चल रही है। आज भी भारत के मध्यम वर्ग को ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर स्वर्ग कहीं है तो अमेरिका में है, अमेरिका में है, अमेरिका में है। अमेरिका जाने की एक दौड़ सी है। अमेरिका के बाद कनाडा, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। भारत छोड़ो आंदोलन एक बार चला था अंग्रेजों को हटाने के लिए, अभी भारत छोड़ो आंदोलन भारत का मध्यम वर्ग चला रहा है। हर परिवार के अंदर सपना यही कि हमारे बच्चे को ठीक से पढ़ा दें, बेटा नहीं तो दामाद विदेशी एनआरआई मिल जाए और वो बाहर जाके काम करे, इसका बड़ा गर्व होता है। नेपाल में इस तरह का विदेशी प्रलोभन बहुत कम रहा। भारत जाकर के रोजगार तलाशना, शिक्षा तलाशना और अब दुनिया में जाके तलाशना, वो एक सहज प्रवृत्ति तो है, लेकिन आत्मविश्वास का वो अभाव नहीं है। नेपाली राष्ट्रीयता के बारे में अभी जैसे आप लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो जय नेपाल बोलते हैं, भारत माता की जय, जय हिंद बोलने वाले आपको कम मिलेंगे। एक सच है डीकोलोनाइजेशन का। दूसरा जो नेपाल और भारत को जोड़ता है वो सारी दुनिया के, तीसरे दुनिया के देशों को जोड़ता है, ब्राजील को जोड़ता है, पाकिस्तान को जोड़ता है, चीन को जोड़ता है, वो है विकास की तलाश। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के पास जो अवसर आया टेक्नोलॉजी की पावर, उसके साथ उन्होंने बहुत चालाकी से दुनिया पर कब्जा भी किया और नतीजा ये हुआ कि उनको विकास का अगुवा माना गया। टेक्नोलॉजी, साइंस, रीजन, इन सब ने मिलकर एक प्रगति का खाका बनाया और उस प्रगति की संभावना को देख करके बाकी दुनिया भी आकर्षित हुई। एक तीसरी चीज है जो भारत में है, नेपाल में भी है, और वो है डेमोक्रेटाइजेशन। ये लोकतंत्र कोई मामूली व्यवस्था नहीं है। हम लोग के यहाँ लोकतंत्र इसलिए हम समझते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन लोकतंत्र जहाँ नहीं है वहाँ से देखिए अगर आप, तो लोकतंत्र अपने आप में एक क्रांतिकारी चिंतन और दर्शन का परिणाम है, जहाँ राजनीतिक समानता के आधार पर हम व्यवस्था निर्माण, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। तो देर आर 3 Ds which are informing the challenge of democratic socialism. First D is development. It can go the capitalist path also. अभी पिछले 30 साल से नई आर्थिक नीति के नाम पर ज़्यादा दुनिया में, विशेष तौर पर चीन में, रूस में, भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है। और उससे समाजवाद को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि समाजवाद के बारे में 3 दोष आज की पीढ़ी बताती है। पहला दोष तानाशाही का। रूस में समाजवाद लाने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, स्टालिनिज्म जिसको कहा गया, या चीन में जो व्यवस्था लाई गई, माओइज्म, उसमें लोकतंत्र की हत्या पहली एक समस्या हो गई। तो समाजवाद के बारे में कहा गया कि ये तो पार्टी की तानाशाही है और आज़ादी का हनन है। दूसरा समाजवाद के बारे में जो भारत से अनुभव आया वो भ्रष्टाचार का था। सोशलिज्म इज इक्वल टू नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन, एंड नेशनलाइजेशन इज प्रमोशन ऑफ अनअकाउंटेबिलिटी, करप्शन। तो इंदिरा गांधी के ज़माने में जो गरीबी हटाओ का नारा भारत ने उठाया, उसमें मजाक में समाजवाद विरोधी ताकतों ने कहा कि गरीबी तो नहीं हट गई, गरीब हट गए, और गरीबी हटाने वाले अमीर हो गए, नेता अमीर हो गए, बैंक मैनेजर अमीर हो गया, बाबू अमीर हो गया, और चारों तरफ भ्रष्टाचार का विस्तार हुआ। और उसके बाद सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जो अगला प्रयास किया गया वो राजीव गांधी जी ने किया, जिसमें उन्होंने पंचायतों को और नगर पालिका को सत्ता देने का वादा किया। उसको हम लोग 73वां और 74वां संविधान संशोधन कहते हैं। उसके बाद भी क्या नतीजा निकला? गांव को ताकत देना था, मोहल्ले को ताकत देना था, लेकिन ताकत नहीं मिली। बीमारी आ गई भ्रष्टाचार की, क्योंकि 90% फंडिंग केंद्र करता है। तो गांव का मुखिया और पंचायत का सेक्रेटरी दोनों मिलकर जो चाहे सो करें। तो कहा गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हो गया। आज भारत में गांव सभा का चुनाव जीतने के लिए उतना पैसा चाहिए जितना आज से 30 साल पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नहीं चाहिए था। जनतंत्र धीरे धीरे धनतंत्र में बदल गया। तो आज की नई पीढ़ी को समाजवाद का यही चेहरा दिखाई पड़ता है।
उसके बाद जो 1990-92 के बाद हुआ उसको हम लोग कहते हैं मंडल और कमंडल की राजनीति। ये अस्मिता की राजनीति है। डीकोलोनाइजेशन का एक नतीजा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है। नेशनल आइडेंटिटी तक तो ठीक था, फिर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, फिर एथनिक आइडेंटिटी, वो भी भारत ने संभाल लिया। भारत के राज्य का पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर। मद्रास प्रेसिडेंसी में से 4 राज्य निकले, अब 5 हो गए। कन्नड़ भाषी के लिए कर्नाटक, मलयाली भाषी के लिए केरला, तमिल भाषी के लिए तमिलनाडु, तेलुगु भाषी के लिए पहले तो आंध्र प्रदेश, अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, भाषा का आंदोलन, भाषा की रक्षा का आंदोलन। आपके यहाँ भी थोड़ा बहुत उसकी सुगबुगाहट दिखाई पड़ती है, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से आप उसको सुलझा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि आपके यहाँ भी भाषा को लेकर के एक दरार दिखाई पड़ रही थी, वो स्वाभाविक है। किसी भी देश में जिसका इतिहास पुराना होगा, कई भाषाएं एक साथ होंगी। किसी भी देश में जहाँ पास पड़ोस के लोग आते जाते रहेंगे, भाषा का भी मिश्रण होगा। तो अगर आप जनकपुर में जाइए तो मैथिली, और अगर आप काठमांडू में हो तो नेपाली, कहीं और जाइए तो कहीं और। इन भाषाओं का सम्मान किए बिना, डेमोक्रेटिक सोल्यूशन किए बिना आप फंस जाएंगे। भारत भी फंसने वाला था, लेकिन भारत बच गया। भारत ने भाषाओं को सम्मान दिया, एक फेडरल सिस्टम बनाया, लेकिन उसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के खाते में नहीं लिखा गया, उसको डेमोक्रेसी का अचीवमेंट कहा गया। वो था डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रेजोल्यूशन। आज इस समय भारत की नई पीढ़ी, एशिया की नई पीढ़ी, जापान से लेकर के पाकिस्तान तक सोशलिज्म के प्रति उदासीन है, बल्कि कभी कभी सोशलिज्म को लेकर के नफरत भी करते हैं कि ये इनएफिशिएंसी, करप्शन, अनअकाउंटेबिलिटी, ये सोशलिज्म नहीं है। सोशलिज्म तो समता और संपन्नता का निर्माण करने वाली व्यवस्था थी। राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की परिभाषा में कहा कि इसकी परिभाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन असली परिभाषा में 2 गुण समाजवाद के साथ जुड़े हैं। एक तो समता, मर्द औरत की समता, जातियों की समता, वर्गों की समता, समूहों की समता, धर्मों की समता। और ये समता कानूनी होगी, यानी अधिकारों की समता होगी, अवसर की समता होगी। नागरिक अधिकार आपको चुनाव लड़ने का, संगठन बनाने का, आंदोलन करने का होगा। और अवसर, चुनाव में आप भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। उसमें किसी खास वंश में पैदा होना, जाति में पैदा होना, धर्म में पैदा होना जरूरी नहीं होगा। पिछले दिनों जब सुशील कोइराला जी प्राइम मिनिस्टर थे तो एक सम्मेलन यहाँ हुआ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का। उसमें आंग सान सू की को मुख्य अतिथि बना के बुलाया गया था। आंग सान सू की ने अपने भाषण में कहा कि नेपाल आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ आधा दर्जन लोगों को मिलाया गया कि ये तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इतने सारे प्रधानमंत्री आपने बनाया और फिर भी आपका देश एक है, ये बहुत बड़ी बात है, ये डेमोक्रेसी की जीत है। बहुत सारे देशों में तो जिसको प्रधानमंत्री बना लिया उसके बाद कौन, ये सवाल ही डराता था। जैसे सुकार्नो पार्टी मूवमेंट के लीडर थे, फिर देश के नेता बने, शासन के नेता बने, फिर लगा कि सुकार्नो जैसा तो कोई है नहीं, तो सुकार्नो को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना दिया गया। सुकार्नो ने सारी पावर अपनी बेटी को सौंप दिया और इंडोनेशिया का सत्यानाश हो गया। टीटो यूगोस्लाविया की लड़ाई के नेता थे, देश के प्रेसिडेंट थे, लेकिन टीटो के बाद कौन, यूगोस्लाविया 5 टुकड़ों में टूट गया। नासिर ने एक क्रांति की, साम्राज्यवादी ताकतों को इजिप्ट से बाहर किया, लेकिन नासिर खुद तानाशाह बन गया। पाकिस्तान में जिन्ना साहब तो जल्दी मर गए, लेकिन पाकिस्तान में ये आत्मविश्वास हो नहीं सका कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना संचालन कर सकते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर विल बी फर्स्ट एमंग द इक्वल्स। बाकी सब लोग भी एक जैसे होंगे, चाहे वो संसद हो, चाहे विरोधी दल के नेता हो। प्रधानमंत्री को कुछ जिम्मेदारी ज़्यादा रहेगी, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, जवाबदेही ज़्यादा रहेगी, लेकिन हमने प्रधानमंत्री को राजा बना दिया। आजकल भारत में वही प्रक्रिया चल रही है। हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर तो स्वीकार करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बाद का भारत कैसा होगा, इसका चिंतन भी करना संभव नहीं रह गया। ये लोकतांत्रिक समाजवाद की वापसी का लक्षण है कि अगर लोकतंत्र की सीढ़ी से चढ़ चढ़ के लोग निकलें और वो लोकतंत्र को खत्म करने लगें तो समाधान क्या होगा। अकेला लोकतंत्र नहीं चल सकता, उसमें समता का सपना होना ही चाहिए।
इसीलिए भारत में आज लोकतांत्रिक समाजवाद का नारा न लगाते हुए भी 3 ताकतें ऐसी हैं जो समता की तलाश में हैं। पहले तो भारत का महिला आंदोलन, आप नेपाल के लोगों ने भारत को दिशा दिखाई है, क्योंकि आपने अपने संविधान में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण किया। भारत वाले अभी भी फिसल रहे हैं। अभी एक झूठा बिल पास कर दिया जिसमें कि 2036 या 37 में शायद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। महिलाएं कहते हैं कि हमको उतना इंतजार करने की क्या जरूरत है, हम देश में हिस्सेदार हैं, देश कुछ बनाने में हमारी भूमिका है, खाली संसद और विधानसभा में हमारे लिए जगह नहीं है। आपने पंचायत में आरक्षण देते समय इंतजार नहीं किया जनसंख्या का, डिलिमिटेशन का, अभी क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे दिल में काला है, तुम्हारे दिल में ईमानदारी नहीं है। तुम एक कागज का फूल देना चाहते जो न रखने लायक होगा न फेंकने लायक होगा। तो भारत की महिला और दुनिया की महिला समता की तलाश में है। दूसरा तबका जो अति पीड़ित है वो है जिसको आप कहेंगे पीपुल लिविंग इन क्रॉनिक पॉवर्टी, जो लोग लगातार निर्धनता के शिकार हैं। तमाम क्रांतियां भारत में हुई, नेपाल में भी हुई, राजनीतिक क्रांति हुई, टेक्नोलॉजिकल क्रांति हुई। अभी हमारे यहाँ स्वामीनाथन जी गुजर गए, हरित क्रांति के वो जनक थे। कृषि में क्रांति हुई, जमींदारी का खात्मा हुआ, दूध में क्रांति हुई, इंटरनेट में क्रांति हुई। लेकिन हर क्रांति के बावजूद जो क्रॉनिक पॉवर्टी के शिकार हैं, और भारत में ऐसे लोग 35% हैं जिनको इन क्रांतियों ने बाईपास किया। वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन अवसर की समानता नहीं है, गरीबी के दलदल से निकलने का मौका नहीं है, और पूंजीवाद का 30 साल से झंडा लहरा रहा है। अगर पूंजीवाद में क्षमता होती निर्धनता के निवारण की, तब तक कर दिया होता। मनमोहन सिंह का भी राज था, नरेंद्र मोदी का राज आया, वाजपेयी जी राजा बने, नरसिम्हा राव जी रहे, सबने मिलकर पूंजीवाद का विस्तार किया, पूंजीवाद की पालकी ढोई। लेकिन पूंजीवाद के इतने लंबे अवसर के बावजूद निर्धनता का पीड़ित मनुष्य अभी भी निर्धनता का शिकार है। और इसकी वजह से जो भारत में, मालूम नहीं नेपाल में भी यही होगा, कि हर कोई अपने खानदानी पेशे में जाना चाहता है। नेता का लड़का या लड़की नेता बनना चाहते हैं, सिनेमा स्टार का लड़का लड़की सिनेमा स्टार बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन का लड़का लड़की तो बिजनेसमैन बनना ही चाहता है। खाली एक तबका ऐसा है जो अपने खानदानी पेशे को नहीं करना चाहता, वो है किसान। किसान का लड़का या लड़की किसान नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने किसान को हमेशा घाटे में रखा। ये समाजवाद का ही आश्वासन था, 2-4 कदम बढ़े भी थे, लेकिन उसके बाद रुक गए, क्योंकि किसान भी अस्मिता की राजनीति में फंस गया। किसान जिन मुद्दों पर आज वोट करता है वो जाति से जुड़े हैं, और इधर कुछ धर्म से जुड़े मुद्दे भी आ गए। तो समता की लड़ाई के लिए मध्यम वर्ग अब उसकी रुचि नहीं है। मध्यम वर्ग समता और संपन्नता में अगर चुनना पड़े तो किसको चुनेगा? संपन्नता को। समता को इंतजार करने दीजिए। लेट मी बिकम प्रॉस्परस फर्स्ट, देन विल गो फॉर इगैलिटेरियन सिस्टम। लेकिन जो दूसरा तबका लड़ाई के लिए लगा हुआ है और समता की तलाश में है, वो है वंचित, आर्थिक दृष्टि से वंचित और शोषित लोग। तीसरा तबका जो समता की लड़ाई के लिए आज भी खड़ा है, क्योंकि उसको लोकतंत्र के साथ समता चाहिए, वो है अस्मिता के लड़ाई में वंचित समाज, यानी जो जाति से पीड़ित हैं या धर्म की दृष्टि से अल्पसंख्यक है। तो दलित को समता चाहिए, अल्पसंख्यकों को समता चाहिए। इतना बड़ा अगर सामाजिक आधार समता की लड़ाई के लिए है, तो भारत में या दुनिया में लोकतांत्रिक समाजवाद का किस्सा, उसका झंडा क्यों नहीं ऊंचा उठ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें हम लोगों को सोचने की जरूरत है। इसमें एक कारण तो ये है कि जो समाजवादी समाज बनाने के लिए समर्पित वर्ग हैं, उनमें परस्पर एकजुटता नहीं है। मजदूरों का बहुत बड़ा संगठन है, पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियन मूवमेंट की एक यूनिटी है, लेकिन वो यूनिटी चुनाव के मौके पर बिखर जाती है। हमारे दोस्त हिंद मजदूर सभा के प्रेसिडेंट हैं, उनके 1 करोड़ मेंबर हैं। हम लोग कहते हैं आप इन 1 करोड़ लोगों को समाजवादी बनाइए। उनकी संस्था का नाम है हिंद मजदूर सभा। वो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा 1948 में स्थापित की गई। कहा कि तनख्वाह की लड़ाई के लिए तो आ जाएंगे हमारे साथ, मजदूर एकता जिंदाबाद, लेकिन जब चुनाव के लिए वो लाइन में लगते हैं
तो मजदूर एकता बिखर जाती है, फिर बामन, यादव, दलित, हिंदू, मुसलमान ऐसा हो जाता। क्या करें हम इसमें? यहाँ गांधी की जरूरत थी। गांधी ने भारतीय समाज की जो विविधता थी उसको पहचानते हुए एकता का रास्ता बनाया और उसके लिए उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम लिया। समाजवादियों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो वोट के जरिए समाज परिवर्तन में सक्षम हो गए हैं। नेपाल में ज़्यादा सक्षम है, लेकिन यूपी बिहार में भी पिछले 20 साल से जो सरकारें चल रही हैं वो मूलतः समाजवादियों के हाथ में। लेकिन वो समाजवादी समाजवाद की राजनीति नहीं करते, वो कुल मिला के जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन उसमें उनको विजय मिलती है। जब विजय मिलती है तो हमारे आपके आलोचना को वो बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं आपके पास भाषण देने के लिए बहुत, आपके पास वोट कितना है, आपके कहने से कितने लोग वोट देंगे और हमारे कहने से कितने लोग वोट देंगे। ये जो लोकतंत्र और समाजवाद के बीच में एक पुल बनाने की जरूरत है, पॉलिटिकल पावर इज इक्वल टू इकोनॉमिक एंड सोशल पावर, ये समीकरण नहीं बन पा रहा, इसको बनाने की जरूरत है। इसमें लोकतंत्र धीरे धीरे बाधक हो रहा है। ये मुझे आपसे कहने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि लोकतंत्र के बिना समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। कृष्ण प्रसाद भट्टराई जी का जीवन लोकतंत्र और समाजवाद के लिए समर्पित था, लेकिन उसमें उन्होंने पहली शर्त लोकतंत्र की बनाई थी। बरसों बरस वो जेल में रहे। हमारे यहाँ भी यही कहानी हुई, लेकिन आज लोकतंत्र समाजवाद की मित्र नहीं रह गई है, समाजवाद की प्रतिस्पर्धी हो गई है। क्यों? क्योंकि जो चुनाव व्यवस्था है वो लोकतंत्र का प्राण है। इलेक्शन सिस्टम, पार्टी सिस्टम लोकतंत्र की दूसरी पाठशाला है, और दोनों में लोकतंत्र खतरनाक हद तक बिगड़ गया, प्रदूषित हो गया, पोल्यूटेड हो गया। चुनाव में क्या प्रदूषण आया? मैंने आपको बताया, चुनाव में धन का इस्तेमाल पहले दाल में नमक जैसा था, अब सिवाय पैसे के और कोई तरीका नहीं है चुनाव का। अब तो वोटर भी चुनाव को मोनेटाइज कर रहा है, कर रही है। हमको इसमें क्या मिलेगा? जब आप प्रचार करने जाइए चुनाव के दौरान, तो घर से निकलते हैं गरीब लोग, कहते हैं आ गए आप लोग, वोट का जमाना आया है क्या? इसके पहले तो नहीं दिखाई पड़े थे। अच्छा ठीक है, बैठिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए। आप किस पार्टी से आए हैं? अमुक पार्टी से हैं, कमल वाले हैं, हाथ वाले हैं, साइकिल वाले हैं। चलिए बैठिए, हमको इसमें क्या मिलेगा? अरे बहन जी, आपको हम ले जाएंगे गाड़ी से, दोपहर का खाना खिलाएंगे, और ये लिफाफा रख लीजिए, 2000 रुपया आपको हमारी तरफ से। हमारे घर में 5 वोट है तो 5 लिफाफा ले लीजिए। नतीजा क्या है कि चुनाव का पूरा जैसे कहानी आपकी है ना सीता की, कि सीता का अपहरण कर लिया रावण ने। सीता थी तो राम की पत्नी, रावण का कोई अधिकार नहीं था सीता पर, लेकिन सीता का अपहरण कर लिया, ले जाकर के अपने महल में बंद कर दिया। तो लोकतंत्र का आज जनतंत्र का धनतंत्र ने अपहरण कर लिया, और हम इसमें धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं। क्यों फंसते चले जा रहे हैं? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ज्यादातर पार्टियों में इनर डेमोक्रेसी खत्म हो गई। एक अध्ययन अभी आया, मिलान वैष्णव एक सज्जन है, एक विद्यार्थी शोध छात्र हैं, उन्होंने 45 भारतीय पार्टियों का अध्ययन किया। 45 में से उन्होंने 42 पार्टियों को विदाउट इनर डेमोक्रेसी पाया, नेपोटिस्टिक पार्टी। कौन 3 पार्टी छोड़ा? भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी परिवारवाद पीछे के दरवाजे से आने लगा है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बाकी 42 पार्टियों में वो माता पिता, बहू बेटी, दामाद ससुर की पार्टियां बन गई। तो जब पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होगी, मीडिया में डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो सोसाइटी में डेमोक्रेसी कहां से आएगी? डेमोक्रेसी का जन्म तो पीपुल्स मूवमेंट से हुआ, और पीपुल्स मूवमेंट को आगे बढ़ाया पॉलिटिकल पार्टीज ने, मीडिया ने, यूनिवर्सिटीज ने। आज ये तीनों मोर्चे हमारे हाथ से बाहर चले गए। पॉलिटिकल पार्टीज में इनर डेमोक्रेसी एक बगावत की चीज। अगर आपने जो डोमिनेंट पार्टी लीडरशिप है उसके खिलाफ चुनाव लड़े, आलोचना किया, तो आप बाहर चले गए। गांधी आलोचकों को सम्मान देते थे। एक ही घटना हुई जब उनके आलोचक सुभाष बोस ने पार्टी छोड़ी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फिर जापान गए,
जर्मनी के, आज तक गांधी को उसके लिए आलोचना का शिकार बनाया जाता है। वरना जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य कृपलानी सब एक ही पार्टी में रहते थे। लेफ्ट विंग, राइट विंग सब चलता था, इनर डेमोक्रेसी। तो आज के लोकतांत्रिक समाजवाद और पॉपुलिज्म के बीच में जो अंतर विरोध है वो इसलिए है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इनर डेमोक्रेसी न होने से और चुनाव में पैसे की बढ़ती भूमिका के कारण आज लोकतंत्र और समाजवाद का संबंध विच्छिन्न हो गया। शादी तो हुई थी लेकिन अभी डाइवोर्स के आसपास पहुंच गया। केस अदालत में पूरा डाइवोर्स नहीं हुआ। बिना डेमोक्रेसी के सोशलिज्म लाने का एक्सपेरिमेंट चीन में चल रहा है। आप जानते हैं कि चीन धीरे धीरे पूंजीवादी हो गया और आज चीन में उनको तो लाइफ टाइम लीडर बनाया गया, लेकिन फिर भी चीन की पार्टी और चीन की आर्मी में जो कंटेस्ट है और जो कॉरपोरेट्स हैं